हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी सारे जेईई मेंस के जो इम्पोर्टेंट टाइप के जो इक्वेशंस इस्तेमाल जो होने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस इक्वेशंस है एंड फार्मूलास है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड जितने भी फार्मूलास इसमें बताए गए हैं वो कंपलसरी आपको 110% याद रहना चाहिए। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा इस बार के जो जेईई के एग्ज़ाम्स है उसके लिए। तो अभी सबसे पहले मैंने एक चैप्टर लिया है अल्टरनेटिंग करंट। मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी कौन कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले है ट्रांसफार्मर इक्वेशन। देखिए आपको इस तरह का सवाल मिलेगा कि एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से एक ट्रांसफार्मर होगा, इसके दो साइड्स होंगे। एक साइड जो है लेफ्ट साइड जो होगा प्राइमरी वाइंडिंग होगी और राइट साइड में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग दिया हुआ है आपका E1, प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज दिया हुआ है E1 दिया हुआ है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज दिया हुआ है E2 दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग में N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 है। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन E1 E2 एंड N1 N2। सो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में अगर इक्वेशन अगर लिखना है अगर आपको, तो E1 बाई E2 दिस मस्ट बी इक्वल टू N1 बाई N2। E1 क्या है, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज में, और E2 क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है। ओके, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज होगा E2। जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बात करेंगे तो हम जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 होती है। सो उसके लिए जो पावर इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। सी दिस पार्ट इज इनपुट पार्ट, सो इनपुट EMF इनटू इनपुट करंट, सो इनपुट पावर दिस मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें अगर हम, तो इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। सो E1 पावर इज इक्वल टू, यू नो दैट, ओके, इक्वेशन आप जानते हो पहले से। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। सो अगर प्राइमरी साइड का अगर पावर अगर हम निकालना चाहते हैं अगर, तो E1 इंटू I1 दिस मस्ट बी इक्वल टू E2 इंटू I2। सो प्राइमरी साइड का जो पावर होगा E1 I1 दिस मस्ट बी इक्वल टू E2 I2। एंड फिर यहाँ से अगर मैं वोल्टेज का इक्वेशन निकालूंगा तो E1 बाई I2 दिस इज इक्वल टू I2 बाई I1। सो यहाँ पे EMF का रेशियो जो है N1 अपन N2 के बराबर है, यहाँ पे EMF का रेशियो जो है I2 अपन I1 के बराबर है। हम दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो तीन इक्वेशंस है वो तीनों इक्वेशंस आपको समझ में आ जाएगा। E1 बाई E2 दिस मस्ट बी इक्वल टू N1 बाई N2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू I1 बाई I2। आपको ये याद रखना है, ये चीज़ की रिलेशनशिप होता है। ये E1 1 से जो डिनोट कर रहा हूँ मैं, सब किसके लिए है, प्राइमरी के लिए। जो 2 से डिनोट कर रहा हूँ किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। E1 अपॉन E2 दिस मस्ट बी इक्वल टू N1 अपॉन N2 दिस मस्ट बी इक्वल टू I2 अपॉन I1 होगा। ओके, यहाँ पे होगा I2 एंड दिस इज I1, रिमेंबर दिस। ओके, सो I2 अपॉन I1, E1 अपॉन E2 दिस मस्ट बी इक्वल टू N1 अपॉन N2 दिस मस्ट बी इक्वल टू I2 अपॉन I1। I2 को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट करंट। I1 को क्या बोलेंगे, इनपुट करंट। N2 बाई N1 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। N2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग है, और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। जब दोनों का रेशियो लेंगे तो उसे ट्रांसफार्मर रेशियो मिलेगा आपको। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो हम बोलते हैं कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तब बोलेंगे जब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएगा। सोचो, ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि E1 by E2 दिस इज इक्वल टू N1 by N2। दिस मीन्स N2 इज ग्रेटर देन N1, देन E2 मस्ट बी ग्रेटर देन E1। तो आउटपुट पावर जो है वो, आउटपुट वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाता है। दिस मीन्स स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को अप कर देता है, एंड स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा, क्योंकि आउटपुट जो है मतलब सेकेंडरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी प्राइमरी कॉइल से। एफिशिएंसी की वैल्यू कैसे दे सकते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर इनटू 100%। ये सब बातें आपको याद रखनी है कि जब भी ट्रांसफार्मर टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए अगर आपसे, तो आपके पास ये तीन फॉर्मूले याद रहने चाहिए। E1 बाई E2, E1 समझ लो अच्छे से, आप क्या है, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो दिया रहेगा आपको। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज की वैल्यू दिया रहेगा आपको। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, एंड आउटपुट करंट एंड ये इनपुट करंट, इसमें से किसी को भी एक साथ कनेक्ट कर सकता है। सो इस टाइप के एक सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सो इसको अच्छे से फॉर्मूला को आप याद कर लो। जब एफिशिएंसी दी रहेगी तो एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एफिशिएंसी कभी कभी परसेंटेज में दी रहती है। सो इनपुट पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी से तो क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट पावर। ओके, सी दूसरे टाइप का जो इसमें सवाल पूछा सकता है आपसे, वो पूछा सकता है LCR सीरीज सर्किट के बारे में। ओके, आप ध्यान से समझते जाओ इन चीज़ों को। LCR सीरीज सर्किट, यहाँ पे नाम ही है सीरीज सर्किट, तो LCR ये तीनों सीरीज में रहेंगे। यहाँ पे मैंने अप्लाई जो किया है वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जा रहा है वो E0 sin ओमेगा t है। अगर कभी भी इस तरह का सवाल अगर पूछा जाएगा आपको, तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखने हैं।
इसमें तीन तरह के रेजिस्टेंस काम करेंगे, एक्सएल, एक्ससी एंड रेजिस्टेंस आर। लेकिन एक्सएल एंड एक्ससी ये रेजिस्टेंस वेक्टर की तरह अगर फेजर्स के टर्म में अगर हम डिफाइन करें, आप ऐसा समझो कि ये वेक्टर्स के रूप में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो रेजिस्टर जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है अगर, तो इंडक्टर की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर टू द रेजिस्टेंस होगी, 90 डिग्री पे होंगे, एक्सएल ऊपर की ओर और एक्ससी नीचे की ओर। ये क्यों होता है? क्योंकि सी आपको बस ये डायग्राम याद रखो आप फिलहाल अभी, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है कि इतना सारा चीज़ें हम लोग ये कंटिन्यू कर सके। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये तीन तरह का सर्किट दिया रहेगा अगर आपको, तो ऊपर वाली जो लाइन होगी, ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? एक्सएल। नीचे वाली जो रेजिस्टेंस होगी कौन सी होगी? एक्ससी। दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड ये तुम्हारा क्या है? रेजिस्टेंस। सो एक्सएल माइनस एक्ससी, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये रेजिस्टेंस आर है, तो नेट वैल्यू जो आएंगी, नेट जो रेजिस्टेंस आएंगी उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जेड। सो जेड की वैल्यू अगर निकालनी है अगर आपको, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? आर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये एंड ये लेंथ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दिस विल बी हाइपोटेनियस। सो अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी, ये जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी है? एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आर है। सो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी होगी? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। CCL करंट, कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। IPL इंडक्टर में कौन लीड करेगा? पोटेंशियल लीड करेगा। सो इंडक्टर के केस में पोटेंशियल लीड करता है। देखो ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, वो पोटेंशियल के टर्म में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। IPL इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, दिस मीन्स ये करंट का डायग्राम है। ये जो एक्सिस है दिस इज करंट एक्सिस, एंड IPL में इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, दिस मीन्स ये जो ऊपर की ओर होगा वो 90 डिग्री पे होगा ऊपर की ओर, रिएक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा। और एक्सएल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सएल? एक्सएल इज नथिंग और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल निकालना हो तो ओमेगा एल, एक्ससी निकालना हो तो 1/ओमेगा सी मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस, एल का मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस। ओके, सो याद रखना है आपको। कैपेसिटर अगर हम बात करेंगे तो करंट लीड करेगा, और इंडक्टर में बात करेंगे तो पोटेंशियल लीड करेगा। एंड एक फेमस टर्म है कॉस फाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। कॉस फाई कुछ नहीं बल्कि ये तुम्हारा जो डायग्राम दिख रहा है ना, उसमें कॉस फाई निकाल लो। कॉस फाई निकालना कितना आसान है? R/Z। सो पावर फैक्टर के बारे में कभी बात करें तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? R/Z। जेड हम सर्किट का निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इस तरह से कॉस फाई भी निकाल लेंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले रट के रखने हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन 110% आ सकते हैं। सो प्लीज़ रट लो आप इन चीज़ों को। तीसरा अलग टाइप का जो सवाल आ सकता है, इसके चांसेस है कि आपसे पूछ लेगा कि आपको अगर किसी ट्रांसफार्मर को हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं। सो ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करने का जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न ये है कि ट्रांसफार्मर को लेमिनेट करने से जो एडी करंट जो सरफेस पे आ जाती है ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो एडी करंट की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, और इसके वजह से एडी करंट लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल आप याद रखो कि एक ट्रांसफार्मर में ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है। एडी करंट की वजह से कुछ एनर्जी लॉस होता रहता है कंटिन्यूस मैनर में। उस एनर्जी लॉस को बचाना है अगर, तो उसके लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है? लेमिनेट करना पड़ता है। लेमिनेट करने के बाद वो एडी करंट्स का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले या फिर क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए तो कैसे हैंडल करेंगे। देखो कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को अगर आप बनाते हो तो एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है, तो जाहिर सी बात है ये जो एरो आपको दिखाया जा रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो कैपेसिटर के अंदर कौन सी फील्ड होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी ध्यान रखो कि मैग्नेटिक इंडक्टर अगर है, इसको बोलते हैं इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। सो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक
एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर होती है, इसलिए कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होंगी या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोला जाए मैग्नेटिक एनर्जी, तो समझना है आपको कि इंडक्टर के अंदर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके, नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम जानते हैं कि 3 फार्मूला है अपने पास, Q स्क्वायर बाय 2C है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तो आप याद रखो, देखा है तो आप अभी रिवाइज करते वक्त इसको पूरा कंप्लीट सेट कर लो माइंड में। सो कैपेसिटर के अक्रॉस जब भी हम फार्मूला निकालें कैपेसिटर का एनर्जी के, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, इसको निकालने के लिए Q स्क्वायर अपॉन 2C करते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से तक का मालूम है V, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ CV स्क्वायर, जहाँ C क्या है कैपेसिटेंस, एंड अगर कैपेसिटेंस ना दिया हो तो Q इंटू V अपॉन 2 भी करते हैं, चार्ज इंटू वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2। ये तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फार्मूला को याद रखो आप। इंडक्टर के केस में अगर एनर्जी कहीं पे पूछा गया या क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी के बारे में कुछ बात कर रहा है अगर, तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू LI स्क्वायर, हाफ इंटू L का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ओके, एंड I जो है वो करंट जो उसके अंदर जो जाएगा वो करंट की वैल्यू होती है। सो हाफ LI स्क्वायर, ये कुछ ऐसा ही जैसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग फोर्स हाफ KX स्क्वायर होता है, उसी तरह से ये हाफ इंटू L इंटू I स्क्वायर होता है। सो जब भी आपको बोला जाए कि एक कॉयल है और कॉयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो हाफ LI स्क्वायर, ओके। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो Q स्क्वायर बाय 2C, ओके। इसी तरह से अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, प्लस Q माइनस Q अगर है यहाँ पे और ये राइट नाउ अभी अनचार्ज्ड है, और धीरे धीरे क्या होगा कि इसके कनेक्शन की वजह से सर्किट चूँकि क्लोज्ड है तो इसका जो चार्ज है धीरे धीरे डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज होने की वजह से कुछ देर के बाद ये प्लस Q बचेगा और प्लस Q बचेगा और करंट उसमें करंट सर्किट में कितनी होगी, I। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर, Q चार्ज है ना यहाँ पे, Q स्क्वायर बाय 2C, इसमें कोई करंट राइट नाउ एस्टेब्लिश नहीं है। सो Q स्क्वायर बाय 2C प्लस 0, दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। सो Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस हाफ LI स्क्वायर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चंस क्या दिया जाता है कि कुछ देर के बाद जो है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम हो गई, या इसकी आधी एनर्जी जो है इसमें चली गई, दोनों में जो एनर्जी का अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट है, तो आपको बताना होगा कि स्मॉल Q की वैल्यू कितनी है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तुम सोचो कि अगर वो पूछा जाए कि कितने चार्ज के बाद दोनों में आधी आधी एनर्जी रहेगी, आधी आधी एनर्जी का मतलब यहाँ पे Q स्क्वायर बाय 2C है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C हो जाएगा। सो हम इन दोनों को सेम मान लेंगे। सो 2 टाइम्स Q स्क्वायर बाय 2C, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय C, C से कैंसिल हो जाएगा। सो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस Q बाई √2। तो आपको याद रखना है, ये याद रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो। अगर कभी भी बोला जाए कि एक इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद अगर हम उसको थोड़ी देर तक छोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद दोनों में एनर्जी अगर सेम हो जाती है तो उसके लिए Q की वैल्यू Q बाई √2 होनी चाहिए, ओके। तो अगर Q की वैल्यू अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे Q अपॉन √2। अगर टाइम पूछा जाए तो अगर तो हम लोग को फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट है यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर इज गिवन बाय। कुछ क्वेश्चंस में क्या किए जाते हैं कि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो वायर्स है, अगर मैं इन वायर्स को एक मैग्नेट या किसी भी तरह अगर मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर दिया, अगर मैंने नोड क्रिएट किया तो एंटी नोड क्रिएट किया, सॉरी, आपको पता होगा कि जो पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बंधा हुआ पार्ट है ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी, 0। ये भी बंधा हुआ पार्ट है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली 0 हो जाएंगी। ये 0 है, ये 0 है, तो ये देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ज़्यादा है। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी तो इसको बोलेंगे एंटी नोड। जब 0 डिस्प्लेसमेंट रहती है तो उसको बोलते हैं नोड। तो ये दोनों ही पॉइंट नोड कहलाएंगे, और जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जिस पॉइंट पे हो सकती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी नोड। सो यहाँ पे एक नोड है, एक एंटी नोड है और एक एंटी नोड है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि वायर जो है राइट नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड में जो है वाइब्रेट कर रहा है, अगर इस तरह से वाइब्रेशन चालू है तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एंटी नोड को यहाँ पे बनाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये तुम्हारा इस तरह का कर्व हो जाएगा एंड फाइनली ये कर्व ऐसा हो जाएगा। दिस मीन्स यहाँ पे कितने नोड बनेंगे, 1 2 3 4 नोड है और 1 2 3 एंटी नोड्स है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज 1 2 3 थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक एंड नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मोड, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक।
एंड एल को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ द वायर, टी मतलब टेंशन इन द वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T/π। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि ये जो फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ वायर इज गिवन बाय, आप रट लो, एन नॉट इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/μ, वेयर टी इज व्हाट, टी इज टेंशन इन वायर, और म्यू का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। टी मतलब टेंशन इन द वायर, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ। जब हम इस फॉर्मूला को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से एन नॉट मिलेगा, ये एन नॉट मुझे क्या देगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। This means wire will oscillate in resonance if wire will oscillate in resonance if n is equal to n naught। जब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस करता है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ऑक्सीलेट करता है तब हम बोलते हैं कि वो वायर रेजोनेंस में है। तो वायर रेजोनेंस में कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट हो जाएगी, 3n नॉट हो जाएगी, 5n नॉट, 7 नॉट, एनी ऑड नंबर ऑफ n नॉट। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो वायर जो है ऑक्सीलेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो n नॉट की वैल्यू कैसे देंगे यार, याद कर लो फटाफट, दोबारा आपको रटने की जरूरत ना पड़े। 1/2L अंडर रूट ऑफ T/μ, वेयर टी क्या है, टेंशन इन द वायर, म्यू क्या है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, और किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछे जा सकते हैं LCR सर्किट अगर दिया हुआ है तो बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंस का मतलब होता है मैक्सिमम पावर सर्किट से डिसिपेट करना। मैक्सिमम पावर सर्किट से डिसिपेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए करंट मैक्सिमम होना चाहिए। करंट को मैक्सिमम करने के लिए जेड क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। अभी फिलहाल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप याद रखो, LCR सर्किट दी हुई है अगर, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। अगर 2π को हम यहाँ लेके चले जाते हैं तो 2π इंटू एफ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/अंडर रूट ऑफ LC। रेजोनेंस अकर्स इफ आई बिकम्स आई मैक्स। ऑफ कोर्स जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उस समय रेजोनेंस अकर करेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग ही पावर मैक्स होगा, और पावर मैक्स होगा तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए करंट की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए। करंट की वैल्यू मैक्स होने के लिए जेड मिनिमम होना चाहिए, और जेड को मिनिमम होने के लिए एक्सएल माइनस एक्सी, ये जो क्वांटिटी है, ये जो टर्म है, दिस शुड बी जीरो। इसको जीरो कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट ऑफ R² प्लस ये जो टर्म है इसको जीरो कर दिए अगर हम किसी तरह, तो जो जेड हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। सो जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R² बराबर R। लेकिन ये क्या किया मैंने, इसको जीरो पुट कर दिया ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल का मतलब हम जानते हैं ओमेगा एल, और एक्सी का मतलब भी हम जानते हैं 1/ωc। ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। सो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/अंडर रूट ऑफ LC। गॉट दिस पॉइंट। ओके, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको क्या क्या याद रखना है कि कोई LCR सर्किट दिया हुआ है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। और दूसरा रेजोनेंस कब अकर करता है वो भी ध्यान रखो। रेजोनेंस जब अकर करता है तो करंट की वैल्यू कितनी होती है वो भी ध्यान रखो। करंट की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ना, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और करंट को मैक्स करने के लिए जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जेड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। जीरो तो नहीं हो सकता है, जेड की मिनिमम वैल्यू हो सकेगी। तो जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो अंडर रूट ऑफ R² प्लस वो जो एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ था ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, उसको क्या कर दो जीरो। एक्सएल माइनस एक्सी अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सी। एंड देन फाइनली हम लोग वहां से कंडीशन निकाल सकते हैं किसका, रेजोनेंस का। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपका रटे हुए होने चाहिए, इस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से रट लो। फॉर एनी LCR सर्किट, ओके, अब किसी भी LCR सर्किट देखो इस तरह का दिखेगा आपको RCL, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ωc। रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा। अब करंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे अगर आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, I इंटू आर। इसके अक्रॉस कितना होगा बेटा, I इंटू एक्सएल। इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, I इंटू एक्सी। सो रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, ओके। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रजिस्टर के सी करंट जो जिस डायरेक्शन को शो करता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 0 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट। आपको याद रखना चाहिए ये सारी चीजें, करंट का डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं अगर, तो इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो करंट के रिस्पेक्ट में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो होती है 90 डिग्री अहेड। एंड अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूँ तो VC इज 90 डिग्री लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू I। आप ये डायग्राम याद रखो ना, सिंपल, ये रेजिस्टेंस, ये L और ये C, रेजिस्टेंस के अलोंग करंट होगा, तो इसके अलोंग क्या होगा, करंट की वैल्यू होगी। सो इसके अलोंग करंट की वैल्यू होगी, और इसके 90 डिग्री अहेड VL होगा। ओके, इसके 90 डिग्री अहेड कौन होगा, VL होगा। एंड सेकेंड थिंग इज, उसके 90 डिग्री पहले, करंट से 90 डिग्री पहले क्या होगा, VC होगा।
सो करंट से 90 डिग्री पहले VC होगा, 90 डिग्री अहेड VL होगा। VL और VC में तुम एंगल देखो तो बाबू VL एंड VC में एंगल है 180 डिग्री। सो अगर हम VL और VC में कंपेयर करें, VL इज 180 डिग्री अहेड विथ रिस्पेक्ट टू VC। सब वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ये एक्स एक्सिस पे है ये वेक्टर, ये वाई एक्सिस पे है, ये माइनस वाई एक्सिस पे है। VL अहेड होगा 90 डिग्री में वोल्टेज, ये अहेड होता है। आपको बताया था ना IPL का मतलब क्या होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, राइट। और CCL में बताया था ना मैंने आपको, CCL मतलब क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। करंट लीड करेगा मतलब पोटेंशियल क्या होगा, लैग होगा। दैट्स वाई पोटेंशियल जो है पीछे रहता है 90 डिग्री। समझ में आया। सो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि मैं क्या क्या बातें करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि एक LCR सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ कैपेसिटेंस है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया मैंने, 100। इसके क्रॉस भी कितना दिया, 100। तो आपको पूछा गया है कि बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस A और P के अक्रॉस कितना है, तो आपने बोला 100 वोल्ट। अगर पूछा गया कि A एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x एक्सिस पे है। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो y एक्सिस पे है। दिस मींस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, 100 वोल्ट। लेकिन किस डायरेक्शन में हम मानेंगे, j कैप, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ये डायग्राम देखो आप, VL किधर है, y एक्सिस पे है ना, प्लस y पे है। दिस मीन्स ये इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, दिस मीन्स VL, ये y एक्सिस में होगा ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा VR, वो x एक्सिस में होगी। तो ये 100 तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, 100√2। ये 100 तो नेट रिजल्टेंट कितनी आएगी, 100√2। सो A और Q के बीच में अगर कोई पूछे A और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो 100√2। ऐसे ही अगर P और B के बीच में अगर कोई पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, तो कैसे बताओगे, तो P का बताओ किधर होगा, नीचे होगा, और C का किधर होगा, ऊपर होगा। दोनों के बीच में बताओ, अगर वेक्टर सम अगर करें अगर हम, तो 100 नीचे 100 ऊपर, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। सो VPB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो 0 वोल्ट होगा। सिमिलरली VAB अगर हम करते हैं, VAB पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बताओ इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। सिंपल वेक्टर डायग्राम देखो यार, VC नीचे VL ऊपर, तो नेट कितना हो जाएगा, 0। और इसके क्रॉस अगर हम बात करेंगे तो ये तो 100 ही रहेगा, तो नेट कितना आ जाएगा, 100। दैट्स इट, 100 वोल्ट हो जाएगा VAB, ओके, राइट। नेक्स्ट है DC एमीटर। अब देखो DC एमीटर के बारे में कभी कोई सवाल पूछा जाता है, उसमें क्या है, बहुत सारे चॉइसेस भी दिए जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखो कि DC एमीटर क्या मेजर करता है भाई, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। रिमेंबर दिस फैक्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, पासिंग थ्रू इट। उससे जो पास करता है उसका एवरेज वैल्यू करता है। तो हम क्यों इससे मेजर नहीं कर सकते हैं AC करंट को, क्योंकि AC करंट अपना इस तरह का होता है, साइनसोइडल। अगर हम नेट एवरेज वैल्यू निकालेंगे वन टाइम पीरियड में, तो देखो ये वाला जो पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट है प्लस है, और ये वाला पार्ट क्या है, माइनस। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नेट वैल्यू 0 होने की वजह से ये चूंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट मेजर करता है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी इसका वैल्यू, तो DC एमीटर का 0 शो करेगा। तो 0 शो करेगा तो करंट जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाया। सो इट कांट मेजर AC करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इज 0 इन वन साइकिल। इट मेजर्स करंट ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप इनसाइड इट। अब देखो इसके अंदर जो है ना, और भी हम रीजन दे सकते हैं कि मान लो कि जैसे ये तुम्हारा एक DC एमीटर है और ये उसके अंदर जो है नीडल है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। ये उसके अंदर नीडल है। अब इस नीडल के बारे में बात करें अगर हम, तो इनर्शिया की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ नीडल ऑफ DC एमीटर ड्यू टू कंटिन्यूस फास्ट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ C। अगर मैंने इसको करंट अगर सप्लाई किया अगर, तो करंट अपने पास कैसा है, अपने पास करंट जो AC है, तो करंट अगर AC अगर सप्लाई करेंगे अगर इसके अंदर, तो क्या होगा, कंटिन्यूस ये चेंज होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, मतलब कंटिन्यू ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कंटिन्यू राइट लेफ्ट कर रहा है। दिस मीन्स ये जो नीडल है, ड्यू टू इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से ना ही ये राइट जा पाता है ना ही ये लेफ्ट जा पाता है, क्योंकि इतना फास्ट चेंजिंग होता है राइट लेफ्ट की अपनी जगह पे रहना पसंद करता है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ नीडल ऑफ DC एमीटर ड्यू टू कंटिन्यूअस फास्ट चेंज इन डायरेक्शन, इट डजंट ऑसिलेट एट ऑल। ये ऑसिलेट करेगा ही नहीं। जब ये करेगा ही नहीं ऑसिलेट, तो फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट मेजर द AC करंट यूजिंग DC एमीटर। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। इसके अंदर कुछ नहीं बल्कि एक लूप होता है, उसके अंदर उसमें क्या हम लोग करते हैं, मैग्नेट्स लगाते हैं और करंट कैरिंग उसको करंट को पास करने देते हैं। करंट के पास करने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट कैरिंग लूप पे एक फोर्स महसूस होता है, जिसकी वजह से एक टॉर्क भी महसूस होता है। उस टॉर्क की वजह से
नीडल जो है मूव करता है। बट ये क्या मेजर करेगा, ये तो एवरेज करंट इसको जीरो ही मिलेगा ना, तो जीरो मिलेगा तो नेट टॉर्क भी कितनी मिलेगी उसको, जीरो। नेट टॉर्क जीरो मिलने की वजह से वो घूम नहीं पाएगा, एंड दैट्स वाई ये करंट एसी करंट को मेजर नहीं कर पाता है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम में मैं अच्छी तरह से आपको बता सकता, सही तरीके से आप समझ भी सकते हैं कि LCR सर्किट यानी कि AC में क्या क्या हो सकता है। केवल रेजिस्टिव सर्किट हो, मतलब केवल रेजिस्टेंस हो सर्किट में, केवल रेजिस्टेंस एंड नथिंग एल्स, तो उस केस में करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग रहता है। दिस मीन्स मैं सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एंगल्स की कहाँ कौन कौन से सर्किट में क्या क्या रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट का जो डायरेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो EMF का जो डायरेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायरेक्शन है रजिस्टर के केस में, उन दोनों के डायरेक्शन 0 डिग्री पे होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होती है। जबकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो करंट लीड करेगा अगर, तो करंट यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल दिखा रहा होगा मैं, तो वोल्टेज को नीचे दिखाना पड़ेगा क्योंकि करंट को लीड करवाना है। तो 90 डिग्री से अहेड है, दिस मीन्स इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं इंडक्टर्स के केस में, केवल ओनली प्योर इंडक्टर के केस में अगर मैं बात करूँ अगर, तो वो IPL वहाँ पे यूज होगा। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, और पोटेंशियल लीड करता है तो पोटेंशियल ऊपर की ओर होगा, एंड करंट यहाँ होगा, दोनों के बीच में अगेन 90 डिग्री होंगे, बट इस बार पोटेंशियल लीड कर रहा है। R और C होगा अगर, तो देखो एक रेजिस्टेंस होंगे और एक कैपेसिटर होंगे। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और कैपेसिटर के लिए क्या होगा, नीचे होगा डाउनवर्ड वर्टिकल। और इन दोनों का नेट रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। दिस मीन्स I और V के बीच में 0 डिग्री भी नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, उसके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, क्योंकि यही नेट तुम्हारा EMF है, नेट EMF और ये करंट, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। सिमिलरली RL सर्किट में भी होगा, लेकिन चूंकि ये इंडक्टर इसमें अवेलेबल है तो ऊपर की ओर होगा, रेजिस्टेंस के लिए तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहता है, तो ये ऐसा होगा, तो I और V के बीच में फिर से एंगल बनेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में। और LC सर्किट अगर हम लेंगे तो L किधर ऊपर, C किधर नीचे। अब ये डिपेंड करता है, अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो तो नेट किधर होगा, ऊपर की ओर। VL इज लेस देन VC हो तो नेट किधर होगा, नीचे की ओर। बट I और V के बीच में अगर एंगल पूछ लिया जाए, I तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना, I हॉरिजॉन्टल है, लेकिन I और V के बीच में एंगल पूछ लिया जाए तो I और V के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। सो ओनली ड्यू टू L 90 डिग्री, C 90 डिग्री, और बोथ L एंड C दोनों अगर अवेलेबल हो गया, यानी कि LC ऑक्सीलेशन टाइप का, देन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF इज मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, एंड द 10th टर्म इज द फॉर पावर फैक्टर एज वेल एज इम्पिडेंस। कभी भी पावर फैक्टर निकालना है या इम्पिडेंस निकालना है आपको, तो ये वाला जो इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, फटाक से निकाल लेने का। XL ऊपर है, XC नीचे था, तो नेट कितना होगा, XL माइनस XC, तो ये वाली जो लेंथ होगी XL माइनस XC। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, इफ XL इज लेस देन XC, तो नीचे आ जाएगा XC माइनस XL। इंपोर्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस मिल जाएगा। सो Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि इंडक्टर ज़्यादा है, इंडक्टेंस ज़्यादा है ना, तो इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है तो XL माइनस XC का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। जिसमें ये डायरेक्शन आ जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन अगर आएगा तो देखो यहाँ पे नेट वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसा हो गया। दिस मीन्स रेजिस्टेंस एक्सिस के साथ नेट वोल्टेज कितना एंगल बना रहा है, 5। तो वोल्टेज लीड कर रहा है बाई करंट तो इसी के अलग होगा ना, हॉरिजॉन्टल होगा करंट, और वोल्टेज लीडिंग बाई करंट, तो इसको कौन सा सर्किट बोलेंगे, इंडक्टिव। जबकि इसको क्या बोलेंगे, करंट से पीछे जा रहा है, तो CCL करंट इज लीडिंग, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो ये कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। वोल्टेज लैग बाय करंट, सो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। cos फाई का वैल्यू अगर कोई पूछ दे, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमेशा R/Z होता है। रट लो बाबू, R/Z, यहाँ पे भी R/Z होगा। ओके, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को याद रखो आप।